हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुध अधिनियम अर्थात आर्म्स एक्ट 1959 की। यह 1959 में अधिनियमित किया गया। हालांकि यह बन करके तैयार होता है 1959 में, लेकिन लागू होता है यह 1962 से। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उन सारे प्रावधानों को एमसीक्यूज के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करके हम उसको इस तरीके से हल करेंगे ताकि आपका एमसीक्यूज का जो प्रश्न है वह भी तैयार हो जाए और यह अधिनियम जो है यह भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से आपको यह एमसीक्यूज का वीडियो जरूर होगा, लेकिन इसके अंतर्गत आपको सारा जो अधिनियम है वह अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसी परीक्षाओं में और अन्य जो परीक्षाएं हैं वहां भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम शामिल करेंगे। तो यह एपीओ और पीसीएस जे खास करके इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि जिसके सिलेबस में है, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें और इसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं उनको भी हल करें और साथ में अपने बेयरट को भी देखें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि जो प्रश्न है वह किस रूप में है और किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि आयुध अधिनियम 1959 की उद्देशिका क्या है। तो कोई भी अधिनियम जब बनाया जाता है तो उसकी अपनी एक प्रियम्बल होता है, उसका अपना एक उद्देशिका होता है, उद्देश्य होता है उस बनाने का। तो यहाँ पर इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसको आपसे पूछा जा रहा है। तो जब अधिनियम को आप देखेंगे तो सबसे पहले यह लिखा गया है कि आयुध और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन करना और संशोधन करने के लिए यह जो अधिनियम है वह बनाया गया है। तो आयुध, अग्नायुध या गोला बारूद से संबंधित अपराधों का निवारण करना, यह गलत है। प्रतिषेध करना, मुक्त करना, यह नहीं है, बल्कि यहाँ पर दो शब्द अगर आपको याद है तो यह दोनों शब्द जो है अगर याद है तो ये आपके प्रश्न को सही कर देंगे। तो क्या है कि आयुध और गोला बारूद से संबंधित विधि का समेकन करना और संशोधन करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि आयुध अधिनियम कहां पर लागू होता है। तो यहाँ पर धारा 1 है। धारा 1 अमूमन जो अधिनियम है, विधियां हैं, उसके अंतर्गत जो धारा 1 है वह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ इसकी बात करता है। तो किसी अधिनियम का विस्तार यह जो है कहाँ तक होगा, ज्यादातर वो धारा 1 में ही होता है। यहाँ पर भी धारा 1 के अंतर्गत आपको यह मिलेगा कि संक्षिप्त नाम इसका क्या होगा, तो आयुध अधिनियम 1959 इसका संक्षिप्त नाम होगा। दूसरे खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि इसका विस्तार कहाँ पर होगा, तो इसका विस्तार जो है वह संपूर्ण भारत पर होगा। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर या जो संघ शासित प्रदेश हैं अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी में इसका जो विस्तार है वह होता है, लागू होता है। अगला प्रश्न है आयुध अधिनियम किस तारीख को प्रभाव में आया। तो कोई अधिनियम है या यही अधिनियम है, आर्म्स एक्ट जो है आयुध अधिनियम है, इसके अंतर्गत आप दो तारीख जरूर याद रखेंगे। पहली तारीख तो यह है कि कब यह बन करके तैयार हुआ और दूसरी तारीख यह है कि कब यह लागू हुआ या प्रभाव में आया। तो प्रभाव में तो आया है ये 1 अक्टूबर 1962 को, अर्थात 1 अक्टूबर 1962 से यह जो अधिनियम है वह लागू होता है। लेकिन इसका जैसा कि नाम आप देख रहे हैं आयुध अधिनियम 1959 है, तो 1959 में ही यह तैयार हो गया था। 23 जुलाई 1959 को यह बन करके तैयार हुआ या राष्ट्रपति का इस पर जो क्या होता है हस्ताक्षर हो जाता है। उसके बाद फिर यह लागू कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1962 से यह अधिनियम जो है वह लागू होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों तिथियां इसमें याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आयुध अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन यह है कि यह अधिनियम जो है आयुध अधिनियम 1878 को निरसित करता है। यह बात बिल्कुल सही है और इसके बारे में धारा 46 में प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि यह ऐसे आयुध या गोला बारूद पर लागू नहीं होता है जो किसी समुद्रगामी जलयान के फलक पर हो। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। समुद्रगामी जलयान के जो फलक पर कोई आयुध अगर गोला बारूद रखे गए हैं तो वहां पर इस अधिनियम का जो है प्रवर्तन नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके बारे में धारा 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तीसरा है कि यह किसी आयुध की नाल को छोटी करने पर दंड का प्रावधान करती है। यह बात भी बिल्कुल सही है और धारा 8 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 8 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि यह जो है किसी आयुध की नाल को छोटा करने पर दंड का प्रावधान करता है। अब यह जो दंड होगा वह कितना दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको धारा 25 देखना होगा और धारा 25 के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ पर जो दंड होगा वह 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह जो सारे तीनों कथन हैं वह सब सही हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध जो है
वह असंज्ञेय है। तो यह बात गलत है, क्योंकि प्रत्येक अपराध असंज्ञेय नहीं है, बल्कि प्रत्येक अपराध जो है वह क्या है, संज्ञेय है। इसके बारे में धारा 38 के अंतर्गत आपको प्रावधान मिलता है। धारा 38 के अंतर्गत यह बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध किए जाएंगे वह जो है सभी क्या होंगे, संज्ञेय अपराध होते हैं। तो धारा 38 जो है इसको स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर गलत कथन हमसे पूछा गया है, तो यह चौथा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा यह सही है। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के तहत अर्जन का क्या तात्पर्य है? तो जो इसकी परिभाषा खंड है, धारा 2 के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई हैं, इसी परिभाषा खंड के अंतर्गत जो पहली परिभाषा है वह अर्जन की परिभाषा है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति है वह अगर गोला बारूद को अर्जित करता है, अपने कब्जे में रखता है, तो उसको जो है अर्जन करना कहा जाएगा। और अर्जन करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, तो किसी आयुध को या गोला बारूद को भाड़े पर लेना, उधार लेना, दान के रूप में अगर कोई देता है तो उसको स्वीकार कर लेना, यह सब क्या है, अर्जन कहलाएगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 2 के अंतर्गत खंड 1 और उपखंड ए में ऐसी परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आता है? गोला बारूद की जो परिभाषा है धारा 2 के खंड 1 के उपखंड ख के अंतर्गत दी गई है। तो यह सब परिभाषाएं जो है किस धारा में दी गई हैं उनको भी जरूर याद रखना है। गोला बारूद की परिभाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल 7 परिभाषाएं 7 प्रकार बताए गए हैं कि ये कार्य जो है वस्तुएं हैं वह गोला बारूद के अंतर्गत आएंगी। तो गोला बारूद को आप देखेंगे एक स्थान पर, ये सातों जो वस्तुएं हैं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम विकल्प को देखेंगे कि गोला बारूद की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसके लिए आप दूसरी बात इसकी धारा देख लेंगे। धारा 2 खंड 1 उपखंड ख में इसकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पर बताया गया है अग्नायुध भरण के उपसाधन। तो अग्नायुध भरण के जो उपसाधन हैं यह गोला बारूद के अंतर्गत आते हैं। पतीले व घर्षण नलिका यह भी गोला बारूद के अंतर्गत आती है। इसके अलावा गोला बारूद के निर्माण की जो मशीनरी है यह भी गोला बारूद के अंतर्गत आती है। लेकिन जो अग्नायुध है, यह अग्नायुध यह गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अग्नायुध जो है इसकी अलग से एक पूरी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो अग्नायुध जो है यह गोला बारूद की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा धारा 2 खंड 1 उपखंड ख या उपखंड बी, जिसमें गोला बारूद की परिभाषा दी गई है, और यहाँ पर गोला बारूद के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अन्य अस्त्र हो गए, टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए कोई परिकल्पित वस्तुएं हैं, यह भी गोला बारूद के अंतर्गत आएंगी। विस्फोटक, स्वफूर्जनकारी या विघटनकारी सामग्री या अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य ऐसी चीज को अंतर्विष्ट करने वाली या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई अन्य वस्तु है, यह भी गोला बारूद के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अग्नायुध के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन अर्थात उसकी जो एसेसरीज हैं वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं, गोला बारूद के अंतर्गत। इसके बाद पतीले और घर्षण नलिकाएं, तो हिंदी में दिया गया है, आप इसको अंग्रेजी में समझें तो फ्यूजेज एंड फ्रिक्शन ट्यूब जो है यह गोला बारूद के अंतर्गत आता है। अब यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या यह आयुध के अंतर्गत आता है, गोला बारूद के अंतर्गत आता है, अग्नायुध के अंतर्गत आता है, किस चीज के अंतर्गत आता है या इसे क्या कहते हैं। तो इसलिए जो है इसके जो सातों खंड हैं उनको आपको पता होना चाहिए। छठवां है, गोला बारूद के संगठक और उनके विनिर्माण के लिए अगर कोई मशीनरी है अर्थात ऐसी मशीनरी है जिसके माध्यम से गोला बारूद तैयार किया जाता है, तो उसको भी, उस मशीनरी को भी गोला बारूद ही समझा जाएगा। और अंतिम है, गोला बारूद के ऐसे संगठक जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त निर्दिष्ट करे। तो गोला बारूद जिस चीजों से मिलकर के बनता है वह चीजें भी गोला बारूद के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उसको अगर सरकार इस जो है निर्दिष्ट कर दे कि यह जो है इससे गोला बारूद बनता है, तो वह वस्तुएं भी गोला बारूद के अंतर्गत आएंगी। तो यह 7 जो खंड बताए गए हैं, इन सातों को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद चीजें हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के अंतर्गत गोला बारूद की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो आपने क्या क्या देखा, 7 खंड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसको फिर से देखेंगे। रॉकेट है, बम है, यह क्या है, गोला बारूद के अंतर्गत आता है। पतीला, घर्षण ट्यूब, तो यह भी गोला बारूद के अंतर्गत आपने देखा। गोला बारूद के निर्माण की जो मशीन है वह मशीन भी गोला बारूद के अंतर्गत आती है। और अग्निशस्त्र या अग्नास्त्र जो है यह गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह अग्नायुध के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर जो है चौथा जो कथन है यह गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आता। अब आपको जो कंफ्यूज करेगा गोला बारूद निर्माण की जो मशीन है यह कंफ्यूज करेगी। तो क्या यह मशीन जो है वह गोला बारूद के अंतर्गत आती है या नहीं आती, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है आयुध अधिनियम की धारा 2 खंड 1 उपखंड ख में परिभाषित शब्द गोला बारूद में क्या शामिल है। तो इसके अंतर्गत क्या शामिल है गोला बारूद में, आप उसको देखें। तो इसमें जो है बलवाई पिस्तौल, तो बलवाई पिस्तौल जो है यह इसके अंतर्गत नहीं आती है। तोप तोप भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा हथगोला यह भी इसके अंतर्गत था। इनमें से कोई भी जो है यह गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि यह तीनों ही चीजें यह धारा 2 खंड 1 उपखंड ई के अंतर्गत जो अग्नायुध की परिभाषा दी गई है, फायर आर्म्स की जो परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत यह सभी आते हैं। तो फायर आर्म है, यह हथगोला है, तोप है, राइट पिस्टल जिसको बलवाई पिस्तौल कहा जाता है, या जो है यह सब जो है फायर आर्म के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है गोला बारूद में किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है। तो गोला बारूद की जैसा कि आपने परिभाषा देखा, उसको अगर आपने कई बार पढ़ लिया तो आराम से चीजें याद हो जाएंगी, फिर कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब उसी पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोला बारूद में किसी अग्नायुध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए जो परिकल्पित वस्तुएं हैं वह क्या होंगी, गोला बारूद होंगी। पतीले और घर्षण नलिकाएं हैं, गोला बारूद के संगठक और उसके निर्माण की जो मशीनरी है यह सभी क्या है, गोला बारूद हैं। तो गोला बारूद को एम्यूनेशन कहा जाता है, एम्यूनिशन। तो इसको भी अंग्रेजी शब्द भी याद रखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार शब्दों को जो है इस प्रकार से भ्रमित रूप में पूछा जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए अंग्रेजी वाला जो शब्द है उसको याद रखेंगे। तो आयुध में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ पर तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वह है आयुध की। आयुध को आर्म्स कहते हैं, अंग्रेजी में आर्म्स कहते हैं, और इसे परिभाषित कहाँ किया गया है, धारा 2 खंड 1 उपखंड सी के अंतर्गत आर्म्स को परिभाषित किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि आर्म्स में क्या शामिल नहीं है, तो केवल घरेलू और कृषि उपयोग के लिए परिकल्पित कोई वस्तुएं जैसे कि छड़ी, लाठी, ये सब क्या है, यह आयुध नहीं है, यह हथियार के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, क्योंकि अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले हथियार, तो तीक्ष्ण धार वाले हथियार, अब यहाँ पर आयुध अधिनियम पढ़ रहे हैं तो एक चीज दिमाग में बनी रहती है कि इसके अंतर्गत जो बम है, रिवाल्वर है, पिस्तौल है, बंदूकें हैं, यही सब आती हैं। लेकिन आपको यह शब्द याद रखना है, तीक्ष्ण धार वाले हथियार। तो इसी के अंतर्गत आपसे चाकू पूछा जाएगा, तलवार पूछा जाएगा, या इसी तरीके के जो चाकुओं के अन्य अन्य प्रकार हैं उनको पूछा जाएगा कि क्या यह इसके अंतर्गत हथियार के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो यह भी तीक्ष्ण धार वाले जो हथियार हैं वह आयुध के अंतर्गत, आर्म्स के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है कि आयुध के भाग और उनके विनिर्माण की जो मशीनरी है, आयुध के भाग और उनके विनिर्माण की मशीनरी, यह भी आयुध के अंतर्गत आती है। तो जो परिभाषा दी गई है इसकी, इसको जब आप देखेंगे तो ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आयुध में शामिल क्या नहीं है, तो यहाँ पर जो घरेलू या कृषि उपयोग के लिए यूज की जाने वाली लाठी है या छड़ी है वह आर्म्स नहीं होती है। तो आर्म्स की कोट में क्या क्या आता है इसको भी देख लें। आयुध की कोट में क्या नहीं आता है इसको देखिए कि जो केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए कोई परिकल्पित वस्तुएं हैं जैसे कि लाठी हो गई, मामूली छड़ी हो गई, यह आयुध नहीं है। वे शस्त्र जो खिलौने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो खिलौने के रूप में जैसे नकली रिवाल्वर है, प्लास्टिक की बनी हुई है, या नकली जो है बंदूक है, शॉटगन है, तो यह सब जो है आयुध नहीं होते हैं। तीसरा है कि जो काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, तो जो काम जो है शस्त्र के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता जिसको, वे सब जो है आयुध की कोटि में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है आयुध से अभिप्रेत है। तो आयुध से यहाँ पर क्या अभिप्रेत है, तो यह जो परिभाषा है उसको देखेंगे। तो केवल घरेलू उपयोग के लिए परिकल्पित वस्तुएं यह आयुध नहीं है। केवल कृषि प्रयोग के लिए जो परिकल्पित वस्तुएं हैं यह भी आयुध नहीं है। ऐसे शस्त्र जो खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए हों या शस्त्रों में परिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, तो यह भी आयुध नहीं है। और चौथा है कि आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र के रूप में परिकल्पित या अनुकल्पित कोई वस्तु जो है वह क्या होगी, आर्म्स होगी। क्योंकि
ऐसी कोई वस्तु है या ऐसा कोई हथियार है, शस्त्र है, जिससे आप आक्रमण कर सकते हैं या आक्रमण किए जाने पर अपना बचाव कर सकते हैं, तो उसे ही आर्म्स माना जाएगा। तो यहाँ पर खिलौने के रूप में अगर कोई यूज किया जा रहा है या जिसको असली के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, केवल खेती-बाड़ी में उसका यूज होता है, केवल घरेलू रूप में यूज होता है, तो यह सब जो है आर्म्स के अंतर्गत नहीं आएँगे। तो यहाँ पर आपसे कन्फ्यूजन में ये पूछा जाएगा कि जो सब्जी काटने वाली चाकू है, उसका क्या यूज होगा? तो यहाँ पर तुरंत आप ये देखेंगे घरेलू उपयोग के लिए परिकल्पित है केवल, तो इसलिए उसको आयुध नहीं समझा जाता है। कृषि उपयोग के लिए हल है, फाल है या कुदाल है, फावड़ा है, इस तरीके के जो तंत्र हैं, यह सब अस्त्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आयुध से निम्नलिखित वस्तुएं अभिप्रेत हैं, तो आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्र का के रूप में परिकल्पित या अनुकल्पित कोई वस्तुएं हैं, तो यह इसमें नहीं आता। अग्नायुध है, तो यह भी आयुध के अंतर्गत आता है। तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र हैं, वह भी आयुध के अंतर्गत आते हैं। आयुध के भाग, आयुध के विनिर्माण की मशीनरी, तो मशीनरी शब्द को आप यहाँ भी याद रखेंगे, गोला बारूद में भी याद रखेंगे। बस अंतर ये करके रखना है कि गोला बारूद के निर्माण की मशीनरी है तो उस मशीन को गोला बारूद समझा जाएगा, आयुध के निर्माण की मशीनरी है तो उस मशीन को भी आयुध समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत आयुध शब्द में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं है, तो इसको देखेंगे, पिस्तौल है, तलवार है, बंदूक है। यह तीनों बातें इसलिए शामिल होंगी, तीनों वस्तुएं इसलिए शामिल होंगी क्योंकि इससे जो है आक्रमण किया जा सकता है और इसके साथ साथ प्रतिरक्षा भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लाठी जो है यह आयुध के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि यह केवल घरेलू या कृषि उपयोग के लिए इसका प्रयोग जो है परिकल्पित है। इसको समझा जाता है कि यह घरेलू प्रयोग के लिए इसका यूज किया जाता है, या मामूली छड़ी है, मामूली सी लाठी है, यह सब आयुध के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की धारा 2FF के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से क्या तात्पर्य है? तो 2FF के अंतर्गत या धारा 2 खंड 1 उपखंड च च इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को परिभाषित किया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट से तात्पर्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है नहीं है, बल्कि कौन है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के अंतर्गत अग्नायुध या फायर आर्म्स को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो फायर आर्म की जो परिभाषा है वह दी गई है धारा 2 उपधारा 1 खंड ई के अंतर्गत। तो अग्नायुध या फायर आर्म, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे जो हथियार हैं, वस्तुएं हैं, वह फायर आर्म के अंतर्गत आती हैं। उसको हम एक स्थान पर देखेंगे। तो धारा 2(1)E के अंतर्गत फायर आर्म्स या अग्नायुध को जो है परिभाषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से या किसी प्रकार के प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित शस्त्र है, वो फायर आर्म कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अब यही आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होगा जो है गोला बारूद को लेकर के। तो तोप जो है, अमूमन ऐसा प्रतीत होता है कि तोप भी गोला बारूद के अंतर्गत आएगा, लेकिन तोप जो है वह गोला बारूद के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि कहाँ आएगा? फायर आर्म के अंतर्गत। हथगोले हो गए, रायट पिस्तौल से तात्पर्य जहां पर बलवा हुआ है, बस बलवा को दबाने के लिए जो पिस्तौल स्पेशल बनाए जाते हैं, या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी प्रकार के शस्त्र। तो जो शस्त्र हैं जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या इस प्रकार से जो है गैस की गोले छोड़े जाते हैं ताकि जो भीड़ है वह तितर बितर हो जाए, वह सब किसके अंतर्गत आएंगे? फायर आर्म या अग्नायुध के अंतर्गत आएंगे। वह आयुध में नहीं आएंगे और गोला बारूद में भी नहीं आएंगे। तो गोला बारूद में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि गोला बारूद में आने के लिए ऐसी जो है विस्फोटक उसका होना जरूरी है। और फायर आर्म के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पर विस्फोटक तो होता ही है, लेकिन उससे क्या होता है, ऊर्जा जो है रिलीज होती है, ऊर्जा की क्रिया से वह चलता है। और इसके अलावा किसी भी ऐसे अग्नायुध को चलाने से हुई आवाज या चमक जो कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित उसके उपसाधन है, वह भी क्या है? अग्नायुध हैं। अग्नायुध के भाग और उनको विनिर्मित करने वाली जो मशीनरी है, तो मशीन के संदर्भ में आप देख रहे हैं जो चीज बनाने के लिए वह परिकल्पित है, अग्नायुध को बनाने के लिए कोई मशीन है तो वह अग्नायुध के अंतर्गत आएगी। आयुध को बनाने वाली मशीन है, आयुध के अंतर्गत आएगी। गोला बारूद को बनाने वाली मशीन है, वो गोला बारूद के अंतर्गत आएगी। तोप को चढ़ाने, उसका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए जो गाड़ियां हैं, जो मंच हैं, वह सानिध्य हैं।
अब ये जो है चौथा जो खंड है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि तोप को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उनको काम में लाने के लिए अगर कोई गाड़ी है, तो गाड़ी क्या कहलाएगी? वो गाड़ी भी जो है फायर आर्म ही कहलाएगी। या मंच जिस पर रख करके उस आर्म को चलाया जाता है, या साधित्र। तो ये सब चीजें क्या हैं, उसी के अंतर्गत आएंगी, फायर आर्म के अंतर्गत या अग्नायुध के अंतर्गत। अब इस पर प्रश्न देखेंगे, अग्नायुध से अभिप्रेत है तो ऐसा कोई प्रक्षेप जिससे ऊर्जा निकलती है। यह बात सही है। प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित कोई शस्त्र, कोई विस्फोटक शस्त्र, तो यह सभी क्या हैं, अग्नायुध हैं, फायर आर्म हैं। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की किस धारा में अनुज्ञप्ति या लाइसेंस को परिभाषित किया गया है? तो लाइसेंस की परिभाषा आप देखेंगे अग्नायुध के तुरंत बाद दी गई है, अर्थात धारा 2(1) EA, इसके अंतर्गत जो है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस की परिभाषा दी गई है। अब लाइसेंस की परिभाषा के अंतर्गत बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कोई लाइसेंस है, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की धारा 2 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखेंगे, अग्नायुध के अंतर्गत ग्रेनेड भी आता है। तो अग्नायुध के अंतर्गत ग्रेनेड आता है या नहीं आता है, जिसके लिए आपको परिभाषा देखनी होगी। तो परिभाषा के जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह मिलता है कि ग्रेनेड जो है यह अग्नायुध के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ग्रेनेड किसके अंतर्गत आता है, गोला बारूद के अंतर्गत। गोला बारूद के अंतर्गत जो है अग्नायुध आता है। तो यहाँ पर पहला जो कथन है यह सही नहीं है। दूसरा है, अग्नायुध के अंतर्गत रायट पिस्टल आती है। तो अग्नायुध के अंतर्गत रायट पिस्टल आती है, यह बात बिल्कुल सही है। अग्नायुध के अंतर्गत अग्नायुध के भाग और उनको विनिर्मित करने वाली मशीनरी भी शामिल है, यह बात भी सही है। गोला बारूद के अंतर्गत बम भी आता है, तो यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गोला बारूद की जो परिभाषा है उसमें यही बताया गया है कि इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड और अन्य जो अस्त्र हैं, मिसाइल है, ये सब। अब मिसाइल जो है अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको अन्य अस्त्र शब्द का जो के रूप में प्रयोग किया गया है। तो अन्य अस्त्र जो है या अदर मिसाइल्स, ये किस में आती हैं, तो गोला बारूद की परिभाषा में आती हैं। तो यहाँ पर पहला जो कथन है यही गलत है। अगला प्रश्न है, तोपें अपायकर द्रव व गैस या ऐसी चीजों के छोड़ने के लिए अनुकल्पित या परिकल्पित जो वस्तुएं हैं, यह क्या कहलाएंगी? तो जैसा कि आपने अग्नायुध की जो परिभाषा देखी, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे जो ऊर्जा की क्रिया से किसी प्रक्षेप या प्रक्षेपों को चलाने के लिए परिकल्पित है कोई जो अस्त्र है, वह अग्नायुध कहलाता है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत आप देखे हैं तोप, हथगोला, रायट पिस्टल, अपायका द्रव और अन्य गैस छोड़ने के लिए परिकल्पित कोई प्रकार के जो शस्त्र हैं, यह सब इसी के अंतर्गत अग्नायुध के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीनीकरण करने के लिए सशक्त ऑफिसर या प्राधिकारी से कौन अभिप्रेत है? तो कौन है ऐसा व्यक्ति है जो क्या करता है कि जो लाइसेंस है उनका उनको प्रदान करता है, या उस लाइसेंस को रिन्यू करता है, नवीनीकरण करता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पर अनुज्ञापन अधिकारी अर्थात लाइसेंसिंग अथॉरिटी कहा जाता है। इस अधिकारी को क्या कहेंगे? लाइसेंसिंग अथॉरिटी अर्थात अनुज्ञापन अधिकारी। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 खंड 1 उपखंड F के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है वह दी गई है। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के तहत प्रतिसिद्ध आयुधों में क्या शामिल है? तो प्रतिसिद्ध आयुध और प्रतिसिद्ध गोला बारूद, यहाँ पर दो जो है परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। तो प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसको जब देखेंगे तो वे अग्नायुध जिसके घोड़े पर दबाव डाला जाए तो जब तक घोड़े पर से हटा न लिया जाए उसे, या जब तक उसकी मैगजीन खाली न हो जाए, तब तक अस्त्र जो है वह छूटते रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? प्रतिसिद्ध आयुध कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयुध जो है वह दो भागों में बांटा गया है। एक तो बहुत ही सामान्य है, जिसमें एक बार अगर उसका घोड़ा दबाया जाए तो एक बार ही उसमें से फायर होता है। लेकिन प्रतिसिद्ध आयुध जो है, सामान्य आयुध जो है उसका लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, वही लोगों को प्रदान किया जाता है। लेकिन प्रतिसिद्ध आयुध इसके जो है आसानी से इसके लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं और न ही इसको सामान्य लोगों को प्रदान किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इसी के अंतर्गत AK-47, AK-56 इस तरीके की जो बंदूकें हैं वह आती हैं। होता इसमें क्या है
कि एक बार जब उसका घोड़ा दबाया गया तो वह लगातार चलती रहेगी जब तक कि उसकी मैगजीन न खाली हो जाए, तो वह जो है चलती रहेगी। इसे ही प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है कि जो ऐसे अस्त्र जो किसी अपायकर द्रव्य या गैस या ऐसी चीज को छोड़ने के लिए या अ, उसके लिए परिकल्पित या अनुकल्पित हैं। इसके अलावा तोप है, वायुयान भेदी, टैंक भेदी, कोई अग्नायुध है, यह सब भी इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत, अर्थात प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो यह जो परिभाषा है बहुत महत्वपूर्ण है और दी कहाँ गई है? धारा 2 खंड 1 उपखंड आई के अंतर्गत इसकी परिभाषा है वह दी गई है। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की किस धारा में प्रतिबंधित गोला बारूद को परिभाषित किया गया है? तो प्रतिबंधित गोला बारूद को कहां पर परिभाषित किया गया है? तो आपने अभी तक क्या देखा? प्रतिबंधित आयुध। तो प्रतिबंधित आयुध जो है वह आई के अंतर्गत है और प्रतिबंधित या प्रतिसिद्ध गोला बारूद जो है वह एच के अंतर्गत 21 एच के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। तो प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? इसको आप देखें एक स्थान पर कि कोई अपायकर द्रव्य, गैस या अन्य चीज अंतर्विष्ट करने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकल्पित कोई भी गोला बारूद इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पर कौन कौन सी बातें इसमें हैं? रॉकेट है, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, अंतः समुद्री सुरंग बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं, ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केंद्र सरकार प्रतिसिद्ध गोला बारूद के रूप में निर्दिष्ट करती है, यह सब क्या है? यह प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो इसमें आपने लिखा अपायकर द्रव्य, गैस, यह इसके अंतर्गत आता है। रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोला, अस्त्र, यह सब भी आता है। टारपीडो को काम में लाने और अंतः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित कोई वस्तुएं हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। चौथा क्या है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें आम बोलचाल में जनता के द्वारा प्रतिसिद्ध होना गोला बारूद घोषित किया जाए। तो जनता के द्वारा इसको नहीं घोषित किया जाएगा, बल्कि केंद्रीय सरकार के द्वारा बाकायदा इसका जो गजट है उसमें प्रकाशित करके इसको प्रतिसिद्ध होना जब घोषित किया जाता है, तब वह जो है प्रतिसिद्ध गोला बारूद के अंतर्गत आता है। तो होता क्या है, कोई सामान्य ही गोला बारूद है, तो सामान्य गोला बारूद की जो आपने परिभाषा देखा, तो इसके अंतर्गत रॉकेट, बम, ये सारी चीजें, आप ग्रेनेड, गोला, ये सब कुछ देखा है। लेकिन उसको जो है सभी को प्रदान नहीं किया जा सकता, उसके लिए लाइसेंस नहीं प्रदान किया जा सकता। केंद्र सरकार ने उसको प्रतिसिद्ध गोला बारूद जो है घोषित किया है, इसलिए उसकी अलग से आप यहाँ पर परिभाषा देख रहे हैं। तो इसकी जो घोषणा होनी चाहिए वह किसके द्वारा होनी चाहिए? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम के तहत प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है इसमें आप देख रहे हैं कि तोप आती है, वायुयान भेदी अग्नायुध आता है, टैंक भेदी अग्नायुध आता है, लेकिन वायुयान जो है यह प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रतिसिद्ध आयुध की परिभाषा आपने कहाँ देखा? 2 खंड 1 उपखंड आई के अंतर्गत इसकी परिभाषा देखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिसिद्ध आयुध की श्रेणी में नहीं आता? एक तो आप देखे हैं सामान्य आयुध या गोला बारूद या आयुध हो गया या अग्नायुध हो गया, और एक दूसरा यहाँ पर शब्द जब जोड़ दिया गया प्रतिसिद्ध, तो प्रतिसिद्ध तात्पर्य यह है कि इसका लाइसेंस वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ने इसको क्या घोषित किया है? प्रतिसिद्ध घोषित किया है। तो इसके अंतर्गत आपको यह देखना है कि जो विकल्प में एक से अधिक दिए गए हैं वो सब होने चाहिए, क्योंकि वायुयान आप देख रहे हैं यह प्रतिसिद्ध आयुध की श्रेणी में नहीं आता। आयुध प्रतिसिद्ध क्या, यह आयुध ही नहीं है, बल्कि क्या है, वायुयान भेदी टैंक है, तब वह प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पहला, तीसरा, चौथा तो अपने आप नहीं होगा, दूसरा बचता है। लेकिन दूसरे के अंतर्गत फिर आप विकल्प देखें, प्रतिसिद्ध आयुध की बात की जा रही है। तो ग्रेनेड हो गया, यह क्या है? प्रतिसिद्ध आयुध है। तो ग्रेनेड जो है यह प्रतिसिद्ध आयुध के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर अपने आप यह तीनों विकल्प गलत हो गए। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी श्रेणी में कौन नहीं आता है, तो तोप नहीं आती है और वायुयान नहीं आता है। क्योंकि तोप जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसको देखें, तो तोप जो है वह फायर आर्म के अंतर्गत आता है, और यह क्या है? यह प्रतिसिद्ध भी है। तो इस प्रकार से आपका चौथा जो विकल्प है यह प्रतिसिद्ध आयुध की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, लोक सेवक का क्या अर्थ होगा?
तो लोक सेवक का जो अर्थ है उसको आप देखें, इसकी जो परिभाषा है धारा 2 खंड 1 उपखंड जे के अंतर्गत दी गई है। तो लोक सेवक का वही अर्थ होगा जो कि आईपीसी की धारा 21 जो अब वर्तमान में बीएनएस की धारा 2 खंड 28 हो गई है। इसमें जो परिभाषा दी गई है यही परिभाषा को यहाँ पर लोक सेवक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो पहले क्या था, आईपीसी में धारा 21 थी और वर्तमान की बात करें, बीएनएस की बात करें तो धारा 2 खंड 28 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। और इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम में कहीं भी लोक सेवक को नहीं परिभाषित किया है, बल्कि जो बातें आईपीसी के अंतर्गत या बीएनएस के अंतर्गत, बीएनएसएस के अंतर्गत जो बातें दी गई हैं और वह उसको यथा रूप में यहाँ पर भी स्वीकार कर लिया गया है कई जो चीजों को। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गोला बारूद को बिना लाइसेंस पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर आप देखें कि अगर कोई गोला बारूद है या अग्नायुध है अर्थात फायर आर्म है, उसको रखने के लिए लाइसेंस या अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। तो अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, यह कहाँ बताया गया है? यह बताया गया धारा 3 के अंतर्गत। अब जब धारा 3 को पढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आपको कुछ धाराएं और भी याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि जब इस प्रकार का लाइसेंस कोई प्रदान किया जा रहा है तो ऐसा जो लाइसेंस है वह कितने समय के लिए वैध होगा? तो कितने समय के लिए वैध होगा, इसके लिए आपको धारा 15 का अनुसरण करना चाहिए। धारा 15 के अंतर्गत बताया गया है कि यह जो लाइसेंस है वह 5 साल के लिए वैध होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि इस प्रकार का कार्य करता है, अर्थात वह बिना लाइसेंस के कोई हथियार या अग्नायुध या आयुध को रखता है, तो वो उसका अपराध कैसा होगा? उसका अपराध जो है वह संज्ञेय अपराध होगा। और बताया कहाँ गया? तो धारा 38 के अंतर्गत। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने पास कोई अग्नायुध या आयुध, इस रिवाल्वर बिना लाइसेंस के रखता है तो उसको सजा कितनी दी जाएगी? तो सजा यहाँ पर फिर आप देखेंगे धारा 25 को। तो 25 में यह बताया गया है उसको 2 साल से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए विक्षुब्ध एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, वहाँ दंगा बलवा अपने आप जो है चल रहा है और वहाँ उस एरिया का कोई व्यक्ति है वह अपने पास इस तरीके के आर्म्स को रखता है बिना लाइसेंस के, तो वहाँ पर जो सजा 2 साल से 5 साल है वह बढ़ जाएगी और वह 3 साल से लेकर के 7 साल वह हो जाएगी। तो इस प्रकार कई प्रावधान हैं, इनको आप एक साथ याद रखें। लाइसेंस की बात की जाए तो धारा 3 के तहत उसको प्रदान किया जाता है। एक बार लाइसेंस प्रदान कर दिया गया तो धारा 15 में बताया गया कि वह लाइसेंस 5 साल के लिए मान्य रहेगा। उसके बाद फिर इसका क्या होगा? रिन्यूअल कराया जाएगा। और अधिकतम कोई व्यक्ति कितने आर्म्स रख सकता है? तो अधिकतम कोई व्यक्ति 2 आर्म्स ही रख सकता है, 2 आयुध ही रख सकता है, उससे अधिक नहीं रख सकता। उस उतने का ही उसको वो जो है अ, वो दिया जाएगा लाइसेंस। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, आगे हम उसको जैसे-जैसे बढ़ते रहेंगे, उसको चीज़ों को पढ़ते रहेंगे और समझते जाएँगे। तो ये सारी जो है प्रावधान है। आप आइए आगे अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति धारण किए बिना अग्नायुध या गोला बारूद को कब वहन कर सकता है? तो सामान्य नियम जो धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है, 3 खंड 1 के जो अंतर्गत बताया गया है, वह यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई भी जो आयुध है, कोई भी हथियार है, वह लेकर के नहीं चलेगा। लेकिन पहले खंड के अंतर्गत ही एक परंतुक दिया गया है और उस परंतुक के अंतर्गत इस बात का अपवाद बताया गया है। अपवाद यह बताया गया है कि कब लाइसेंस के बिना भी कोई व्यक्ति लेकर के आयुध को चल सकता है। तो तब चल सकता है जबकि मान लीजिए लाइसेंस जो है उसका डेट खत्म हो गया है, अब उसको नवीनीकरण कराने के लिए लेके जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वह उसका लाइसेंस जो है समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वह उसको आर्म्स को धारण किए हुए है और वह जा रहा है उसका लाइसेंस का नवीनीकरण कराने। तो यहाँ पर जो है यह कार्य उसका अपराध नहीं होगा। दूसरा है कि उसको मरम्मत कराने के लिए लेके जा रहा है, तब भी वह जो कार्य है उसका अपराध नहीं होगा। तीसरा है कि अनुज्ञप्ति धारक के द्वारा उपयोग में लाए जाने के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति में या उसकी लिखित प्राधिकार से कोई तीसरा व्यक्ति है, यहाँ पर छूट गया है कुछ शब्द, कोई अन्य व्यक्ति अगर उसको धारण किए हुए है तो ऐसी स्थिति में भले ऐसा जो अन्य व्यक्ति है उसके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन यह क्या है? नौकर है और अपने मालिक की जो रिवाल्वर है उसको लेकर के ढो रहा है। तो ऐसी स्थिति में या मालिक जो है लिखित प्राधिकार दिया है कि आप हमारी जो राइफल है उसको लेकर के हमारे साथ चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के पास भले लाइसेंस नहीं है लेकिन उसका जो कार्य है वो क्या है? अपराध नहीं है। तो उपरोक्त सभी परिस्थितियों में वह गोला बारूद को वहन कर सकता है, भले उसके पास इस बात के लिए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस नहीं है।
अगला प्रश्न है, क अपने मालिक ख के साथ एक पिस्तौल जिसका मालिक ख है की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क जो है एक नौकर है, उसका मालिक ख है और अपने मालिक के साथ एक पिस्तौल लेकर के उसकी जो लाइसेंस है उसको नवीनीकरण कराने के लिए जाता है। तो उस समय क उस पिस्तौल को अपने साथ लेकर के चलता है। तो नौकर है वह अपने मालिक की पिस्तौल अपने पास लिए हुए है, हालांकि उसके पास आग्नायुध रखने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या अ ने या क ने कोई अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने कोई अपराध नहीं किया है और धारा 3 का जो है उसको संरक्षण प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक साथ कितने अग्नायुध अपने आधिपत्य में रख सकता है? तो कोई व्यक्ति एक साथ अपने पास कितने आयुध को या अग्नायुध को रख सकता है? तो यहाँ पर जो है धारा 3 के अंतर्गत जो दूसरा खंड है, धारा 3 खंड 2, इसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि एक समय में 2 या उससे अधिक अग्नायुध जो है 2 अग्नायुध ही रख सकता है, उससे अधिक न तो वह अर्जित कर सकता है, न तो अपने कब्जे में रख सकता है और न ही लेकर के चल सकता है। यहाँ पर कई बातें हैं, उनको एक साथ याद रखना है। तो रखने की बात ही नहीं है केवल, बल्कि यहाँ पर न तो उसको रखेगा, न तो उसको अर्जित करेगा और न ही उसको लेकर के चलेगा। चल भी नहीं सकता है 2 से अधिक राइफल को या फायर आर्म को। तो इस प्रकार से आपको ये सारी बातें जो है ध्यान रखनी है, कितने अधिकतम 2 ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, क्या विस्फोटक पदार्थ का किसी भी व्यक्ति के द्वारा आधिपत्य आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या विस्फोटक पदार्थ का किसी भी व्यक्ति के द्वारा आयुध अधिनियम के अंतर्गत जो है प्रतिबंध उसको रखना प्रतिबंधित है? तो आधिपत्य जो है या अपने पास रखना प्रतिबंधित नहीं है। कब नहीं है? अगर उसके पास अनुज्ञप्ति हो, अर्थात अगर लाइसेंस है, तब जो है अपने पास वो रखता है तो वह प्रतिबंधित नहीं है, वह अपराध नहीं होगा। अगर लाइसेंस नहीं है तब उस जो है वो प्रतिबंधित होगा, उसका कार्य अपराध होगा। अगला प्रश्न है, कब कोई व्यक्ति 3 से अधिक अग्नायुध अर्जित कर सकेगा या अपने कब्जे में रख सकेगा? तो धारा 3 के खंड 2 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 अग्नायुध ही अपने पास रख सकता है, लेकर चल सकता है, अर्जित कर सकता है, उससे अधिक नहीं। लेकिन इसी 2 के अंतर्गत एक परंतु अर्थात कहें कि इसका एक अपवाद बताया गया है। अपवाद यह है कि अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति डीलर हो, अर्थात जो व्यक्ति अग्नायुध की सप्लाई करता है, बेचता है, तो ऐसा व्यक्ति 2 से अधिक अग्नायुध को रख सकता है, अर्जित कर सकता है। दूसरा है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा अनुज्ञप्त राइफल क्लब है कोई, तो उसको भी जो है धारा 3 खंड 2 का जो है अ, अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो वह भी 2 से अधिक रिवाल्वर को या फायर आर्म्स को रख सकता है। तीसरा है कि कोई खिलाड़ी है जो निशाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल का प्रयोग करता है, तो वह भी 2 या अधिक जो है राइफल को इस प्रकार से रख सकता है। अर्थात उपरोक्त सभी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति 2 से अधिक अर्थात 3 या उससे अधिक 4, 10 इस प्रकार से फायर आर्म्स को अपने पास रख सकता है, अर्जित कर सकता है। तो यह जो है धारा 3 के अंतर्गत ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आयुधों के अर्जन और कब्जे में रखने हेतु अनुज्ञप्ति के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? यह प्रावधान जो है धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। सामान्य नियम तो यही है कि आयुध को अर्जित करने, उसको कब्जे में रखने, लेकर चलने, इन सभी कार्यों के लिए एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। बिना लाइसेंस के अगर ऐसा कार्य किया जाता है, अर्जित किया जाता है, तो वह जो कार्य है क्या होगा? अपराध होगा और वह क्या होगा? उसके बारे में दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसी के साथ-साथ आप धारा 4 को भी देखेंगे। 4 के अंतर्गत यह बताया गया है कि केंद्र सरकार कुछ अन्य आर्म्स को घोषित कर सकती है कि इसको भी आप अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। तो कुछ परिस्थितियों में जो है सरकार क्या कर सकती है? निर्दिष्ट करते कौन सी सरकार? केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है और अग्नायुध से भिन्न प्रकार के कोई आयुध हैं, जैसे चाकू है, तो चाकू को लेकर के कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो उसके लिए लाइसेंस जो है वह धारा 4 के तहत जारी किया जाएगा। लेकिन जब ऐसा घोषित किया जाए केंद्र सरकार के द्वारा तभी, अन्यथा नहीं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मान लीजिए चाकू है, तलवार है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, तो किस धारा के तहत दी जाएगी? तो वह धारा 4 के तहत दी जाएगी। लेकिन धारा 3 के तहत किस प्रकार के हथियार के लिए या आर्म्स के लिए जो है लाइसेंस दिया जाता है,
तो अग्नायुध और गोला बारूद अर्थात फायर आर्म्स के लिए और एम्यूनिशन के लिए जो है यहाँ पर गोला बारूद के लिए जो है लाइसेंस दिया जाता है। तो धारा 3 और धारा 4 के बीच में ये इतना अंतर आपको स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के द्वारा 8 इंच लंबे फल वाले तेज धार के चाकू का आधिपत्य आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध होता है? तो यहाँ पर जैसा कि आपने धारा 4 को देखा, धारा 4 के अंतर्गत प्रावधान यह है कि केंद्र सरकार अगर चाहे, अगर वह आवश्यक समझे लोकहित में, तो वह क्या कर सकती है, अग्नायुध से भिन्न किसी आयुध को, उसके अर्जन को, कब्जे में रखने को या उसको लेकर के चलने को विनियमित रेगुलेट करने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता को घोषित कर सकती है। तो अगर उस प्रकार से उसने इसको घोषित किया हुआ है और उस व्यक्ति के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है और वह इस 8 इंच लंबे वाले तेज धार के चाकू को लेकर के चलता है या अपने कब्जे में रखता है, तो उसका जो कार्य होगा क्या होगा, अपराध होगा। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा। इसके बाद की जो परिस्थितियां हैं यह धारा 4 में कहीं नहीं बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, आयुध और गोला बारूद के निर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो लाइसेंस के बारे में आपको 2 धाराएं याद रहनी चाहिए। लाइसेंस के बारे में पहली धारा 3 है, तो धारा 3 के अंतर्गत जो है सामान्य सी बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति लाइसेंस लेकर के चल सकता है, उसको खरीद सकता है, रख सकता है। लेकिन धारा 5 जो है, धारा 5 के अंतर्गत भी लाइसेंस के बारे में ही प्रावधान किया गया है, लेकिन वहां पर आयुध के या गोला बारूद के निर्माण के लिए, विक्रय के लिए, उसको ट्रांसफर करने के लिए इसके बारे में जो है आयुध की जो उसकी जरूरत होती है लाइसेंस की। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लाइसेंस नहीं लेता है तो वहां पर फिर उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 5 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को लिखित सूचना के बाद कितना समय बीतने पर आयुधों का विक्रय या अंतरण वैध होगा? तो जब कोई विक्रय किया जाता है आयुध का, तो उस विक्रय के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लिए जाने के बाद फिर क्या होगा कि उसकी बाद जो है अनुज्ञप्ति धारक को लाइसेंस देने के बाद फिर अब उसको इसे अग्नायुध को या आयुध को देने से पहले 45 दिन पहले जो है सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? तो जिला मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को। जब ऐसी सूचना दिए जाने की तारीख से 45 दिन बीत जाता है, तब उसके कब्जे में उस हथियार को, उस रिवाल्वर को या अग्नायुध को दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। 45 दिन पहले से नहीं दिया जाएगा। यह बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना होगा। धारा 5 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई भी ऐसी चीज जो अग्नायुध जैसी प्रतीत हो, भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य अस्त्र छोड़ने योग्य न हो, वह क्या कहलाती है? तो अगर कोई ऐसी वस्तु है जो कि अग्नायुध के जैसी देखने में प्रतीत होती है, लेकिन उससे गोली नहीं निकलती है, न तो कोई छर्रा निकलता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जो है नकली आयुध कहा जाएगा। और नकली आयुध को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो धारा 6 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है। उसी स्पष्टीकरण के अंतर्गत नकली अग्नायुध को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, गन की नाल को छोटा करने या नकली अग्नायुध को असली अग्नायुध में परिवर्तित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो अगर कोई बंदूक लिया हुआ है और बंदूक की नाल को वह छोटा करना चाहता है, या कोई नकली बंदूक है उसको असली बंदूक के रूप में परिवर्तित करना चाहता है, तो इसके लिए उसको अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। बिना अनुज्ञप्ति के वह ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसा लाइसेंस जो है उसको धारा 6 के तहत प्रदान किया जाता है। और अगर ऐसा नहीं करता है, उसके लिए वह लाइसेंस नहीं लेता है, तो यहाँ पर फिर उसका जो कार्य है वह क्या होगा, धारा 25 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसके लिए फिर सजा उसको कितनी हो सकती है? तो उसको 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, नकली अग्नायुध से क्या अभिप्रेत है? तो नकली अग्नायुध की जो परिभाषा है, जैसा कि आपने देखा, धारा 6 के अंतर्गत स्पष्टीकरण दिया गया है, उसी में इसकी परिभाषा दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जो अग्नायुध जैसी जो है अग्नायुध के जैसी प्रतीत होती है, भले ही वह कोई छर्रा, गोली या अन्य शस्त्र छोड़ने के योग्य
हो या न हो। तो ये शब्द आपको विशेष रूप से पकड़ के रखना है। भले वह जो है गोली उससे निकलता है, छर्रा निकलता है, लेकिन वह असली नहीं है, वह अग्नायुध के जैसी प्रतीत होती है। तो यह क्या होगी? नकली अग्नायुध होगी। बाकी योग्य हो, योग्य न हो, यह सब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत यह बात भी बताई दी गई है कि भले वह उससे जो है छर्रा निकलता है, गोली निकलती है, लेकिन उसके बावजूद वह जो है नकली अग्नायुध है। अगर वह असली नहीं है, तो वह नकली ही होगी। है प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद, इसके अर्जन या कब्जे में रखने या उसके निर्माण विक्रय का प्रतिषेध किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है? अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठना चाहिए। उठना ये चाहिए कि आप अभी तक देख रहे थे कि लाइसेंस के लिए जो नियम है वह धारा 3 के अंतर्गत और धारा 5 के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन धारा 3 और धारा 5 के अंतर्गत एक सामान्य आयुध और गोला बारूद के लिए लाइसेंस की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर प्रतिसिद्ध आयुध और प्रतिसिद्ध गोला बारूद की बात कर रहा है। तो प्रतिसिद्ध आयुध और प्रतिसिद्ध गोला बारूद अगर कोई व्यक्ति रखना चाहता है, उसका निर्माण करना चाहता है, उसको विक्रय करना चाहता है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होगा वह धारा 3 और धारा 5 के तहत नहीं बल्कि धारा 7 के तहत उसको प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं धारा 3, धारा 5, धारा 7 यह लाइसेंस के बारे में प्रावधान करता है। धारा 3 के अंतर्गत अर्जन और कब्जे के लिए प्रावधान है, कब्जे के लिए लाइसेंस की बात की गई है। धारा 5 के अंतर्गत विक्रय आदि के लिए या उसके निर्माण के लिए लाइसेंस लेना होता है, लेकिन सामान्य आयुध की। यहाँ पर प्रतिसिद्ध आयुध और प्रतिसिद्ध गोला बारूद की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो लाइसेंस होगा वह धारा 7 के अंतर्गत उसको प्राप्त करना होता है। अगर ऐसा व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई प्रतिसिद्ध आयुध रखता है, प्रतिसिद्ध गोला बारूद को रखता है या उसका निर्माण करता है, विक्रय आदि करता है, तो वहां पर जो है दंड का प्रावधान अगर आप देखें धारा 25 में दिया गया है। और अगर इस प्रकार का जो प्रतिसिद्ध आर्म्स है वह यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु आदि हो जाती है, तो फिर उसके लिए जो है सजा का प्रावधान जो है धारा 27 के अंतर्गत किया गया है कि 27 के खंड 3 में अगर उससे मृत्यु हो जाती है तो हम मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया है। तो इस प्रकार से आप धारा 3, 5, 7, धारा 25, धारा 27 इसके साथ एक साथ इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर धारा 7 के अंतर्गत प्रावधान क्या किया गया है? तो इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को केंद्र सरकार के द्वारा इस निमित्त विशेष प्राधिकृत किए जाने पर ही उसको क्या कर सकता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकृत किए जाने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार से वह लाइसेंस प्राप्त करेगा। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वह उसको अर्जित कर सकता है, अपने कब्जे में रख सकता है, धारण कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है, विक्रय, अंतरण, संपरिवर्तन कर सकता है। तो संपरिवर्तन से तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए उसकी छोटी नाल है, तो छोटी नाल को यहाँ पर बड़ी नाल के रूप में जो है उसको परिवर्तित कर देना, नकली अग्नायुध है उसको असली अग्नायुध के रूप में परिवर्तित करना, तो ये सारी बातें जो है वह लाइसेंस के बिना नहीं कर सकता है। या उसकी मरम्मत करना, तो जो अग्नायुध है या राइफल है, बंदूकें हैं, बम, गोला बारूद है, उसका अगर मरम्मत कोई करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना होगा। इस प्रकार से भी आपसे घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है तो उसको लाइसेंस लेना होगा या नहीं लेना होगा। तो सामान्य तो आप देख रहे हैं कि अर्जित करने, कब्जे में रखने, धारण करने, विक्रय करने, निर्माण करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन उसका मरम्मत करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। इसकी टेस्टिंग के लिए या प्रसिद्धि, हिंदी में परख या प्रसिद्धि कहा जाता है, अंग्रेजी में टेस्ट आर प्रूव, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसको भी लाइसेंस लेना होगा। तीसरा है कि विक्रय, अंतरण के लिए अभिदर्शित करने, प्रस्थापित करने, विक्रय करने, अंतरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या प्रसिद्धि के लिए अपने कब्जे में अगर वो रखता है तो इसके लिए उसको लाइसेंस लेना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हम आप जो है अपनी रिवॉल्वर हमको दे दीजिए, 4 दिन बाद हम इसको बना करके आपको दे देंगे। तो अब क्या है, वो 4 दिन के लिए उसके कब्जे में है जो दुकानदार है, तो दुकानदार को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। क्योंकि लेना होगा क्योंकि वह जो है प्रतिसिद्ध फायर आर्म है और वह धारा 7 के तहत इसकी अनिवार्यता की गई है कि बिना लाइसेंस के आप इसको रख नहीं सकते। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिसिद्ध आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को अर्जित करने, कब्जे में रखने, धारण करने हेतु किससे विशेष अधिकार प्राप्त करना होता है? तो विशेष अधिकार से तात्पर्य क्या है? लाइसेंस। लाइसेंस ही तो है, क्योंकि आप उसके माध्यम से आपको विशेष अधिकार मिलता है कि आप उसको रख सकते हैं या यूज कर सकते हैं या कब्जे में रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है धारा 7 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जो है केंद्र सरकार से इस प्रकार से लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, आयुध अधिनियम की कौन सी धारा ऐसे आग्नेयास्त्र का हस्तांतरण और बेचने को प्रतिबंधित करता है जिस पर कोई पहचान चिन्ह न लगा हो?
तो पहचान से चिन्ह से संबंधित जो धारा है वो धारा 8 है। अब धारा 8 के अंतर्गत दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो यह है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कोई आग्नेयास्त्र न तो खरीद सकता है न बेच सकता है जिस पर पहचान चिन्ह न हो। पहचान चिन्ह में क्या होती है, तो जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसका नाम होता है, विनिर्माता का जो संख्यांक होता है, अन्य पहचान चिन्ह जैसे उसका लोगो होता है, तो इस तरीके से वह इस पर दर्शित होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का कोई आग्नेयास्त्र या फायर आर्म खरीदता है, रखता है या धारण करता है, उस पर जो यह पहचान चिन्ह लगे हुए हैं उसको न तो वह मिटाएगा, न तो उसको परिवर्तित करेगा, न हटाएगा, न ही उसमें कूट रचना करेगा। अगर कुछ ऐसा करता है तो धारा 25 में फिर उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है, और सजा कितनी होगी, 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के पनिशमेंट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो धारा 8 के अंतर्गत इतनी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहचान चिन्ह न लगा हो तो उसको नहीं खरीदेगा, न ही बेचेगा कोई, न ही उसका ट्रांसफर करेगा। धारा 8 के अंतर्गत बताया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको मिटाता है, कूटरचित करता है या जो है हटाता है, परिवर्तित करता है, तो फिर सजा उसके लिए धारा 25 में देख रहे हैं आप कितनी है, 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास की सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद पर दर्शित कोई भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान चिन्ह मिटाएगा या हटाएगा या परिवर्तित करेगा या कूटरचित करेगा तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा, तो इसके लिए आपको धारा 25 का अनुसरण करना होगा। धारा 25 के अंतर्गत यह देखना है कि धारा 8 के उल्लंघन पर किस सजा का प्रावधान किया गया है। तो किस सजा का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर धारा 25 में ही यह स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो अगर न्यूनतम अधिकतम की बात की जाए तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, तो यह गलत है। 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष और जुर्माना, तो यहाँ पर इसी दंड से उसको दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा जो फायर आर्म है जिसको उसका पहचान चिन्ह आदि मिटाया जा रहा है, वह किसी विक्षुब्ध एरिया में रखा गया है और उस विक्षुब्ध एरिया में उसको यूज करने के लिए, रखने के लिए उसकी पहचान चिन्ह, उसका नंबर वगैरह मिटाया हटाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा है यह 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष यह बढ़ जाएगी और बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस जुर्माने की सजा यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से चीजों को कोरिलेट करते रहिए, बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यह पूरा अधिनियम आपको तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरुण व्यक्तियों को और कुछ अन्य व्यक्तियों के द्वारा आग्नेयायुध आदि के अर्जन, कब्जे में रखने, उनका विक्रय, अंतरण, इसका प्रतिषेध किया गया है किस धारा के अंतर्गत। तो तरुण व्यक्ति को कोई भी जो आयुध है, अग्नायुध है, वह उनको बेचा नहीं जाएगा या वह अपने कब्जे में नहीं रह सकते। और तरुण व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्तियों का भी बारे में भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। इसमें यह बताया गया कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अग्नायुध को रखने के लिए, लेकर के चलने के लिए, उसकी खरीद फरोख्त करने के लिए वह प्रतिबंधित है विधि के द्वारा। तो यहाँ पर धारा 9 के अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया है। धारा 9 से कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तरुण व्यक्ति कौन है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, आगे उसको हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, अग्नायुध की अधिनियम की जो धारा 9 है उसके अंतर्गत तरुण व्यक्ति कौन है। तो तरुण व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया है वह क्या होगा, तरुण व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। तो जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है वह क्या है, तरुण है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति अपने पास पिस्तौल या बंदूक नहीं रख सकता। तो धारा 9 के अंतर्गत आपने क्या देखा, वहां पर दो बातें बताई गई हैं, एक तो तरुण व्यक्ति और दूसरा है कुछ अन्य व्यक्ति। तो दो प्रकार के व्यक्तियों की बात की गई है, ये जो है अपने पास पिस्तौल या बंदूक या कोई फायर आर्म नहीं रख सकते। पहला तो यह है जो 21 वर्ष से कम आयु का है, जो तरुण है। दूसरा है जिसे हिंसा या नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्धि हुई है या सजा उसको हो चुकी है। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। तो सजा हुई है केवल इतनी जरूरी है, चाहे उसको 10 दिन का ही कारावास क्यों न हुआ हो, लेकिन दोष सिद्धि उसकी हो चुकी है। यहाँ पर 10 वर्ष का हुआ है या 10 दिन का हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिसने हिंसा किया है या नैतिक अधीनता किया है और उसके कारण उसको उस अपराध में सजा हुई है, दोष सिद्ध हुई है, और दोष सिद्ध बीतने के बाद 5 साल तक उसको कोई भी अग्नायुध रखने की अनुमति नहीं होगी।
और इसके अलावा जिसने कोई परिशांति और सदाचरण के लिए बंध पत्र भरा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको सदाचरण के लिए बंध पत्र भरवाया गया 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए उससे बंध पत्र भरवाया गया है, तो इस 3 वर्ष के दौरान वह कभी भी अपने पास इस तरीके के फायर आर्म नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर यह सभी जो है परिस्थितियां हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने पास पिस्तौल, बंदूक, बम, गोला बारूद आदि नहीं रख सकते हैं। तो इसको जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको याद होती जा रही हैं। अगर याद होती जा रही हैं और आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसको और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किसी अग्नायुध या गोला बारूद का विक्रय या अंतरण किसे नहीं करेगा और न किसी अग्नायुध, गोला बारूद संपरिवर्तन, मरम्मत, परख, प्रसिद्धि और अन्य व्यक्ति के लिए कर सकेगा। तो यहाँ पर नहीं कर सकेगा, तो इसके लिए जो है कौन है ऐसा कि जिसको इस प्रकार से अंतरण नहीं किया जा सकता। तो जो अग्नायुध को रखने के हेतु सक्षम प्राधिकारी के आदेश से अगर प्रतिषेध उसके ऊपर लगाया गया है, अर्थात वह प्रतिसिद्ध व्यक्ति है, तो न तो उसको इस प्रकार से अंतरण किया जाएगा और न ही उसके आयुध वगैरह की मरम्मत की जाएगी। दूसरा है कि जो कि अंतरण के समय विकृत चित्त है, अर्थात कोई पागल व्यक्ति है, उसको भी इस तरीके का कोई भी जो अग्नायुध है, आयुध है, उसको नहीं अंतरित किया जाएगा और न ही उसके कब्जे में दिया जाएगा, न ही उसका परिवर्तन, मरम्मत आदि कुछ की जा सकती है। यह सभी नहीं किया जा सकता। इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 9 के अंतर्गत ही इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। 9 खंड 1 उपखंड ख में ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है। अगला प्रश्न है आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस। तो लाइसेंस के बारे में आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर प्रावधान किया गया। तो एक बार फिर से आप देख लें, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत, फिर देख रहे हैं आप धारा 10 के अंतर्गत। इस प्रकार से लाइसेंस, अब लाइसेंस जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइसेंस के बारे में प्रावधान है, तो फिर आप उसको देखेंगे एक बार रिवीजन करके कि यहाँ पर धारा 3 के अंतर्गत कि कोई भी सामान्य आयुध है, गोला बारूद है, उसको अर्जित करने के लिए, अपने पास रखने के लिए यहाँ पर लाइसेंस लिया जाता है। धारा 5 के अंतर्गत निर्माण और विक्रय के लिए जो है लाइसेंस लिया जाता है। 7 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध गोला बारूद या अग्नायुध के निर्माण, विक्रय, इसके लिए जो है या अपने पास रखने के लिए लाइसेंस लिया जाता है। धारा 10 के अंतर्गत आप देख रहे हैं आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस की बात की जा रही है। तो आयात और निर्यात करने के लिए लाइसेंस कहाँ लिया जाएगा, तो धारा 10 के अंतर्गत इस प्रकार से लाइसेंस लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यटक शब्द के अंतर्गत कौन शामिल है, तो या पर्यटक से कौन अभिप्रेत है। क्योंकि आयात निर्यात की अगर बात करें तो कोई विदेशी है और वह भारत में लेकर के कोई आयुध आदि आता है, तो ऐसी स्थिति में जो पर्यटक को हो सकता है कि छूट दी जाए, तो पर्यटक हम कहेंगे किसको, पहले पर्यटक को भी परिभाषित करना आवश्यक है, तभी तो हम उसको छूट प्रदान कर सकेंगे। तो यहाँ पर धारा जो 10 है, धारा 10 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण दिया गया है और उस स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि पर्यटक कौन है। तो पर्यटक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, सबसे पहली शर्त यह है कि वो भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आमोद प्रमोद दृश्य दर्शन के लिए भारत आया है, तो भारत किस लिए आया है, केवल घूमने टहलने के लिए, दृश्य दर्शन के लिए ही वो भारत आया है, अन्य चीजों के लिए नहीं। या तीसरा वह है कि वह केंद्र सरकार के द्वारा बुलाया गया कोई अधिवेशन है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, कोई संगम है या अन्य निकायों में प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लेने के लिए वह भारत आया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, पर्यटक होगा। लेकिन इस हैसियत से, यह जो तीनों हैसियत हैं, इनके लिए अगर वो भारत आया है तो यहाँ पर वह अधिकतम कितने समय के लिए आया है, तो 6 माह के लिए ही आना चाहिए, इससे अधिक के लिए नहीं। तो इतने अवधि के लिए अगर आया है तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसको पर्यटक समझा जाएगा। तो यह बात जो है धारा 10 के स्पष्टीकरण में बताई गई है। अगला प्रश्न है आयुध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पर्यटक शब्द के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए भारत आने वाला विदेशी व्यक्ति अभिप्रेत है। तो अधिकतम कितने समय तक भारत आने वाला जो विदेशी है वह पर्यटक कहलाएगा। तो आपने देखा धारा 10 के स्पष्टीकरण में दिया गया है कि अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए अगर वो भारत आता है तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह क्या है, पर्यटक है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या इस अधिनियम में पर्यटक शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है या स्पष्ट किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है धारा 10 में स्पष्टीकरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयुधों या गोला बारूद को भारत के अंदर लाने या बाहर ले जाने, आयात निर्यात का प्रतिषेध कर सकेगा। तो कोई भी
व्यक्ति है उसको भारत में कोई आयुध को ले आने या भारत से बाहर आयुध को ले जाने, इसके लिए प्रतिषेध किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे दो बातें आपको दिखाई देती हैं, आयुध आदि का आयात निर्यात और परिवहन। तो आयात निर्यात की बात करें तो वह धारा 11 के अंतर्गत और परिवहन की बात करें तो वह धारा 12 के अंतर्गत दोनों ही प्रतिषेध किया गया है। लेकिन ऐसी प्रतिषेध लगाने की जो शक्ति है वह किसके पास है? तो यह अधिनियम जो है ये केंद्रीय सरकार के पास इसमें जो है एब्सोल्यूट राइट है, वही यहाँ पर कुछ अनुमति देता है, लाइसेंस देता है, प्रतिबंध लगाता है। ये सारी शक्तियां जो है उसी के प्राधिकार से होती है या डायरेक्ट केंद्र सरकार के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत के अंदर लाने या भारत के बाहर ले जाने या आयात निर्यात करने की जो प्रतिषेध करने की पावर है वह केंद्र सरकार को है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को जो है हल किया है और इसके माध्यम से आप अभी तक कुल धारा 11 तक के जो प्रावधान है उसको हल किए हैं। आगे के जो प्रश्न है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और उस वीडियो के माध्यम से अब इसके अंतर्गत जितने प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है वो सभी को कवर कर दिया गया है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले पार्ट के लिए आप दूसरे जो उसके पार्ट है उसको देखने के लिए चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।